हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। एज यू ऑल नो 12 ऑफ जुलाई से आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम होना है। तो अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अब इस लिमिटेड टाइम में हमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। तो इस वीडियो में फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं जो प्रीवियस ईयर में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, और ये इस मिनी मॉक सीरीज़ का 17th पार्ट है। मेक श्योर कि आपने इसके प्रीवियस 16 पार्ट देख लिए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च और मेहनत करके उन वीडियोस को बनाया है। तो आप इन एक भी वीडियोस को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कम टाइम में सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, जो कि एयरफोर्स और नेवी में बहुत पूछा जा रहा है। अगर लेटेस्ट पैटर्न आप देखो तो कहा जा रहा है कि यंग का जो डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो वाटर में किया जाता है, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फ्रिंज की जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी कि इंक्रीज हो जाएगी कि अनचेंज रहेगी या फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्रिंज विड्थ का, जो कि होता है लैम्डा डी बटे डी। अब इन टर्म्स को यहाँ पे समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। तो जहाँ पे ये बड़ा डी है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है। मेरी बातों को सुनते जाना केयरफुली। और जो स्मॉल डी है वो जो दो स्लिट होती हैं, डुअल स्लिट होती हैं, तो उन स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है। और जो लैम्डा है वो उस लाइट का वेवलेंथ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऐसी तो कोई बात है नहीं कि स्लिटों के बीच की दूरी को चेंज किया गया हो या स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को चेंज किया हो, यानी कि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उस लाइट की वेवलेंथ के। अब यहाँ पे देखो, हम दिमाग लगाएं कि अगर हम बात करें उसको वाटर में किया जाता है, तो एयर से अगर वो एक्सपेरिमेंट वाटर में किया गया है, मतलब मीडियम डेंसर हो गया। मीडियम डेंसर होने का मतलब है वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई होगी। तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो गई होगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। इतना यहाँ पे हमें सोचना था। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने बिफोर एग्जाम कर ली, तो एग्जाम में आप बहुत कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को मार्क करोगे। तो हमने देखा कि फ्रिंज चौड़ाई जो थी वो वेवलेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। अगर फ्रिंज वेवलेंथ बढ़ता तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ता, और वेवलेंथ घटता तो क्योंकि यहाँ वाटर में किया जा रहा है, एयर से वाटर में करने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ना, मतलब वेवलेंथ घटना, तो फिर फ्रिंज विड्थ भी घट गई। अब इसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग एग्जामिनर एक और तरीके से कर सकता है। वो ऑप्शन दे देगा रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। कहेगा किस कलर की लाइट के लिए फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम होगा, या कह सकता है किस रंग के लिए जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो आप देख लेना विवग्योर के अकॉर्डिंग जिस रंग का जो है वेवलेंथ। अब विवग्योर में रेड, इधर रेड का वॉयलेट का सबसे कम होता है वेवलेंथ, और रेड का सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर ऑप्शन में रेड एग्जिस्ट कर रहा है तो रेड का, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो फ्रिंज चौड़ाई भी रेड की ज़्यादा होगी। अगर रेड ऑप्शन में नहीं है तो फिर इधर आप देख लेना, ठीक है। तो विवग्योर के अकॉर्डिंग आप देख लेना। ये तो हो गया एक टाइप का सवाल जो यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बनता है। दूसरा, आपने इस फॉर्मूले में एक चीज़ और ऑब्जर्व करी होगी कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए हमने बताया डी लैम्डा बटे डी। तो ये जो बड़ा डी और छोटा डी है, इनमें भी चेंजेस करके वो फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन बना देगा। कहेगा कि स्लिटों के बीच की दूरी हमने आधी कर दी और ये हमने डबल कर दी स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, तो अब फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। या अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, इसको 1/3 कर दे, इसको 9 टाइम्स कर दे, या कुछ भी कर सकता है वो सवाल। बाकी अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप उसको रेशनलाइज करके फाइंड कर सकते हो। दूसरा, एक सवाल यहाँ पे अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट आया तो और बन सकता है, जो कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में हमने देखा है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ इसके साथ ही, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है कि कोई एक वेवलेंथ है, मान लो एक वेव की लेंथ दे देगा किसी लाइट की, तो उसके लिए नंबर ऑफ फ्रिंज इतने हैं। तो दूसरी एक वेव की लेंथ है, उसके लिए नंबर ऑफ फ्रिंज, ठीक है, फ्रिंजों की संख्या बताओ। तो यहाँ से इस सवाल को इससे कर सकते हैं कि n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अगर मान लो एक सवाल आ जाए फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई 6600 एंगस्ट्राम वेवलेंथ है, उसके लिए फ्रिंजों की संख्या 20 है, तो आप कह दे अगर कि 5500 एंगस्ट्राम अगर वेवलेंथ है तो फिर फ्रिंजों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह का एक सवाल अगर आएगा तो आप इसको n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर अ ट्रांजिस्टर। इस पर आप स्टार मार्क कर लेना, इस पर आप बहुत सारे स्टार लगा लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेमीकंडक्टर को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जैसे कुछ टॉपिक हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर और रेडियो एक्टिविटी, फिक्स है इनसे 3 क्वेश्चन, ये डेफिनेट है। अब वो क्या है, वो आप चैप्टर इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पे क्या है कि हमें जो अल्फ़ा गेन होता है वो क्या होता है, कलेक्टर करंट बटे आपका एमिटर करंट, और जो आपका बीटा गेन होता है वो होता है कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। तो इनमें जो रिलेशन होता है
वो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। अल्फ़ा और बीटा में जो अल्फ़ा गेन और बीटा गेन के रिलेशन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें अल्फ़ा की तो वो होगा बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा अगर होगा तो वो बीटा बटे 1 प्लस बीटा होगा, लेकिन अगर बीटा होगा तो वो क्या होगा, अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा होगा। ये दो रिलेशन में से कोई भी एक ऑप्शन जो है ऑप्शंस में एग्जिस्ट कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फ़ा बराबर जो है वो बीटा बटे 1 प्लस बीटा होगा। बीटा वाले केस में नीचे प्लस है, और अगर बीटा बराबर निकालेंगे तो अल्फ़ा वाले केस में नीचे माइनस है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में है। नीचे 1 प्लस बीटा है कहीं, 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा नहीं है। नीचे 1 माइनस अल्फ़ा है कहीं, हाँ 1 माइनस अल्फ़ा बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा, या अल्फ़ा बराबर इसी के साथ ही लिख के स्क्रीनशॉट ले लेना, बीटा बटे, ये सवाल आएगा इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, इन दोनों में से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब देखो सेमीकंडक्टर से कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, जो पैटर्न अभी है लेटेस्ट उसमें, जैसे कि कहेगा कि एन टाइप जो अर्धचालक है उसको बनाने के लिए तो किस तरह की इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, तो आंसर होगा पेंटावैलेंट, ठीक है। या वो आपसे पंच संयोजी कुछ तत्व भी दे के ये सवाल पूछा जा सकता है, जिसकी बैलेंसी 5 होगी उसको 8 कर देना, अगर थोड़ा टफ बनाएगा एग्जामिनर पेपर। कहेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए तो वहाँ पे आपका ट्राईवैलेंट, ठीक है, त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे। अब सवाल पूछा जाता है एन टाइप में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो होल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, और अल्पसंख्यक जो होते हैं वो होल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, पी टाइप में उल्टा होता है। आप अपने आप को जान सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो आप ये इवैल्यूएशन मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। अभी एक ऑफर भी चल रहा है जुलाई स्पेशल एयरफोर्स के लिए, आप अगर आप इनरोल करोगे उसमें तो आपको जो है वो अनु50 आप कोड लगा देना रेफरल कोड ANU50, तो आपको 125 रुपये में, जो 150 रुपये में मिलती थी टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे 125 में सारे ही आपके जो ओपन हो जाएंगे टेस्ट। तो इससे क्या होगा कि इम्पैक्ट आपका प्लस ही रहेगा, कहीं ना कहीं आप आगे ही रहेंगे। एक तो अभी मैंने खुद भी देखा था, इसको आप फ्री वाला लगा के देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तब आप इनरोल करना। तो इससे क्या है कि 25 क्वेश्चन के थ्रू हर में आपको 25 नए क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो यहाँ से टाइम मैनेज वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आपका कवर अप होगा। तो आप इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन बचे हुए दिनों में मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से है, जिसको जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ एज टी है और उसका जो डिके कांस्टेंट है वो लैम्डा है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। आपने पढ़ा होगा जो आपका टी हाफ होता है, अर्ध आयु होती है, वो होती है 0.693 बटे 6 स्थिरांक या डिके कांस्टेंट 6 नियतांक। इस रिलेशन को भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ हो जाती है कि सर ये आप यहाँ को बच्चे सोचते हैं कि इसको log 2 से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। याद रखना ये नेचुरल log 2 का मान होता है, ठीक है। जो नेचुरल log 2 होगा उसका मान कितना होगा 0.693। तो यहाँ पे हम नेचुरल log 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे log 2 लिखा है इन्होंने तो वो भी सही है, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा डिके कांस्टेंट इंटू टी हाफ, उधर क्या है 0.693 को हम नेचुरल log 2 लिख सकते हैं, या log 2 इन्होंने लिख दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको 3 चैप्टर के नाम अभी लिए थे। कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार व्यवस्था, जिसमें आपको देख लेना है जो AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, डी मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन होता क्या है, मॉड्यूलेशन जो सूचकांक इंडेक्स है उसका रेंज अभी पूछा गया था MR में, तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से देख लेना। टावर की हाइट देके उसका रेंज पूछना, टावर वाले न्यूमेरिकल, तो अगर न्यूमेरिकल वहाँ से बनता है तो वही बनेगा, इसको भी आप देख लेना है, ठीक है। और दूसरा आपको रेडियो एक्टिविटी, और तीसरा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, ये 3 चैप्टर आपको जरूर पढ़ने ने। और रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो मैंने जितना आप सर्च करना रेडियो एक्टिविटी बाई लक्ष्य एयरफोर्स MCQ, तो उसमें जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से बनने वाले टॉप क्वेश्चन हैं वो उस वीडियो में मिल जाएंगे, मतलब उनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस बचे हुए टाइम में अगर इतना ही आप कर लेते हो, इन तीनों चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज पढ़ाए हुए हैं, चैप्टरों का नाम आप बोलो, यूट्यूब में सर्च करो और हमारे चैनल का नाम, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अर्थ की रेडियस अगर 6400 किलोमीटर है तो पृथ्वी की सरफेस से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर किसी बॉडी का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, या 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जी डिक्रीज़ होता है। तो हम वहाँ पे ये पता अगर लगा लें कि जो जी है वो कितना घटा,
जिस रेशियो में जी घटेगा उसी रेशियो में आपका वेट भी घट जाएगा। तो एच हाइट पे जाने के लिए मैंने कल भी बताया था और बहुत बार इस बात को बता चुका हूँ, जो जी डैश होता है वो क्या हो जाता है, जी जो इनिशियली जी सरफेस पे रहा होगा 1 प्लस जो हाइट है बटे अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद जरूर कर लेना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एच का मान कितना है, उसने हाइट दी है 6400, आर मतलब अर्थ का रेडियस भी कितना है 6400, तो दोनों 6400 से 6400 कट जाएगा, एक बचेगा और एक में एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि जी डैश जो है वो जी बटे 4 हो जाएगा। जब इस कैलकुलेट को करोगे तो जी डैश का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो 1/4 हो गया। वेट होता क्या है, भार जो होता है वो होता है एम जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर मास तो कांस्टेंट रहता है चाहे कहीं पे भी आप जाओ, तो अगर जी 1/4 हो गया तो वेट भी 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। और जो मैंने अभी एक बात बताई कि मास अनचेंज रहेगा, उस बात पे सवाल एयरफोर्स में बनता है। जैसे कि कहेगा कि अगर सवाल में ऐसे कहा जाए कि किसी बॉडी का भार अर्थ पे जो है वो 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पे कितना होगा, अगर भार की बात करी जाएगी वेट की, तब तो आप 1/6 कर दोगे, यानी कि 10 जो है किलोग्राम भार रह जाएगा उसका। लेकिन अगर कैसे कहा जाए कि किसी बॉडी का द्रव्यमान मास अगर कहा जाए 60 किलोग्राम है, मास की बात करी जाएगी, तो वो भी वहाँ पे भी 60 रहेगा, मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, वेट पे फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछार करने पर जो एमिटेड न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, इसकी संख्या होगी 3, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिलिकॉन के एक टुकड़े का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, तो फिर इसकी चालकता क्या हो जाएगी। तो देखो एक फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो अर्धचालकों के लिए आप एक उसकी प्रॉपर्टी है जिससे एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चन बनते हैं कि अगर अर्धचालकों का आप ताप बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध जो है वो रेजिस्टेंस वो कम होएगा और चालकता जो है वो बढ़ेगी। इस फैक्ट को आप याद रखना, क्योंकि ये मेटल से बिल्कुल उल्टा होता है। यही प्रॉपर्टी मेटल में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध अगर पूछा जाएगा तो प्रतिरोध तो कम होगा लेकिन चालकता बढ़ेगी, ठीक है। समान ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम में ध्वनि के वेगों का अनुपात क्या होगा। बिफोर दिस आपको एक क्वेश्चन और बता दूं जो इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल होगा समान ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम या यहाँ पे कोई दूसरी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में माध्य गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। बस यहाँ पे समान ताप दे देगा, रेशियो कुछ देगा 16:1, 16:8:1, मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा तो ऐसे ऑप्शन देगा कि बच्चा एटॉमिक मास नंबर से कंफ्यूज होकर निकालने लगे। एक ऑप्शन ध्यान से देखना, 1:1 भी होगा अगर प्रति मोल गैस के लिए माध्य गतिज ऊर्जाएं पूछी गई हैं, क्योंकि जो माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3/2 kBT, जहाँ पे जो है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये सवाल उसको पहले ध्यान से करना, क्योंकि उसमें आपको विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो सवाल में दे देगा समान ताप पर, और ताप समान होगा तो माध्य गतिज ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती है। ये तो वैसे भी नियतांक है, बोल्ट्जमान नियतांक, तो ताप समान है, तो चाहे फिर हाइड्रोजन हीलियम हो, चाहे हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, तो उसका रेशियो जो है 1:1 होगा। इससे पहले वो क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है, हमने आपको बताया कि 15 क्वेश्चन बहुत मतलब नॉर्मल आते हैं, अगर एक जो एवरेज बच्चा है वो कर लेगा। अब उन 10 क्वेश्चन में हो सकता है 5 न्यूमेरिकल ऐसे हों जिनमें आपको एफर्ट लगाने पड़े या आपको स्किप करना पड़े, तो ये भी उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ध्वनि की चाल वेगों का अनुपात जो निकालना है वो क्या है, γ/RT/m, ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला। अब इन्होंने इनके रेशियो दे दिए हैं आपका दोनों गैसेस के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी और हीलियम के लिए, सवाल में दिए जाएंगे, लेकिन आपको निकालना भी मैंने बताया है, क्योंकि ये Cp और Cv का रेशियो होता है, और Cp और Cv का रेशियो है उसको हम डायरेक्ट 1+2 फ्रीडम ऑफ डिग्री से भी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी निकाल सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे क्या है, अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो 100% आप इसको कर के आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। γ/RT/m। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये तो R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी तो वैल्यू सेम है 8.31, तो वो तो सबके लिए सेम है। टेम्परेचर इन्होंने सेम कर ही दिया है। अब बची कौन कौन सी चीज़ें ये और एटॉमिक मास, यही 2 चीज़ें तो बची। मतलब अगर इनका हम रेशियो लिखेंगे, इसको हम V1 और V2 कहते हैं, रेशियो निकालने हैं, तो ऊपर इनके रेशियो लिखेंगे, ऊपर 7, क्योंकि हम पहले हाइड्रोजन का लिख रहे हैं तो 7/5, नीचे किसका लिखेंगे 5/3 इंटू,
अब ये रेशियो उल्टे करके लिख देंगे। अब हीलियम का ऊपर लिखेंगे और हाइड्रोजन का नीचे लिखेंगे। हमने ठीक है मास नंबर रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इसी कैलकुलेट को तो करना है। 7 का गुणा 3 में होगा तो ऊपर हो गया 21, नीचे हो गया 25, ठीक है, इंटू ये हो गया 2, यही तो हो गया अंडर रूट में। अब देखो ऊपर 21 का गुणा 2 में होगा तो ऊपर तो हो गया 42 और नीचे 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 बचेगा। तो आंसर आ गया 42/5। 5 पे वर्गमूल नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी में आप ऑप्शन बी भी लगा सकते हो। तो आंसर ये आ गया।